भारत ने किस देश में वीजा एप्लीकेशंस पर अचानक से ब्रेक लगा दिया है? अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर कौन सी नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है? और आखिरकार डीआरडीओ ने अपने ही बजट को लेकर सरकार से क्या शिकायत कर दी है? इसके अलावा भी कई ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर बी कामत ने फंडिंग को लेकर जो बयान दिया है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत अपने कुल डिफेंस बजट का सिर्फ 5.75% ही हथियारों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है, जो कि भविष्य की वारफेयर के हिसाब से काफी कम है। समीर कामत के मुताबिक अगर भारत को आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक वॉर्स लड़नी है तो हमें एडवांस और नेक्स्ट जेन हथियार खुद देश में ही बनाने होंगे और इसके लिए R&D बजट को तुरंत बढ़ाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े डिफेंस प्लेयर्स अपनी GDP का लगभग 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं, जबकि भारत अभी सिर्फ 0.65% तक सीमित है। यहाँ डीआरडीओ की बात में काफी हद तक दम नजर आता है। अमेरिका अपने डिफेंस बजट का 10% से ज्यादा सिर्फ हथियारों की R&D पर खर्च करता है, वहीं चीन तो 15% से भी ज्यादा अमाउंट डिफेंस रिसर्च में झोंक देता है। ऐसे में भारत काफी पीछे दिखता है। रिजल्ट्स नहीं आते तो हम अपनी एजेंसियों पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि डीआरडीओ जैसी संस्थाएं कम बजट और सीमित संसाधनों में काम कर रही हैं। डीआरडीओ चीफ के इस बयान के से साफ संकेत मिलता है कि अब कई बड़े प्रोजेक्ट्स बजट की कमी से जूझ रहे हैं। उम्मीद है सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोचेगी और तुरंत कुछ कदम उठाएगी। अगली अपडेट भारत और ओमान को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया के दौरे के बाद अब ओमान पहुंच चुके हैं। खबर है कि यहां भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और कॉमर्स सेक्रेटरी राइस अग्रवाल भी FTA साइनिंग सेरेमनी के लिए ओमान रवाना हो चुके हैं। ओमान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य है, जिसमें मिडिल ईस्ट के कुल 6 गल्फ देश शामिल हैं। हालांकि GCC के साथ भारत की सामूहिक FTA बातचीत में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, इसलिए भारत ने पहले UAE और अब ओमान के साथ अलग अलग समझौते कर लिए हैं। UAE और ओमान के बाद अब खबर है कि भारत कतर के साथ भी सेपरेट FTA नेगोशिएशन शुरू करने वाला है। इसी बीच इथोपिया सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रांड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथोपिया दिया है। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला 28वां इंटरनेशनल अवार्ड है। अब तक 28 देश उन्हें सम्मानित कर चुके हैं, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर। सबसे पहले इन विजुअल्स को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के पास एक इंडियन एयरबेस से सामने आई हैं। अमेरिका ने भारत को आखिरी 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी डिलीवर कर दिए हैं, लेकिन इन्हें लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हेलीकॉप्टर्स को उतारने से पहले टायर के नीचे नींबू रखकर और विधिवत पूजा की गई है, जिस पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्या मिलिट्री इक्विपमेंट की इस तरह पूजा करना सही है या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट में यस और नो जरूर बताइएगा। कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में से पहले 3 इसी साल जुलाई में भारत को मिल चुके थे। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के दौरान भारत और अमेरिका के बीच इन 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील साइन हुई थी। उस वक्त डील की वैल्यू करीब $930 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से लगभग 8,400 करोड़ रुपए बैठती है। मतलब एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पूरा वेपन पैकेज मिलाकर भारत को 1400 करोड़ से भी ज्यादा का पड़ रहा है। और खास बात यह है कि अपाचे इंडियन एयरफोर्स के नहीं बल्कि इंडियन आर्मी एविएशन विंग के पास जाएंगे, इसलिए इन पर आर्मी लिखा गया है और येलो कैम्पोफ्लाज किया गया है, क्योंकि इन्हें मुख्य रूप से राजस्थान के डेजर्ट बॉर्डर एरिया में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की फेंसिंग यानी तारबंदी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के गृह मंत्रालय ने लोकसभा को जानकारी दी है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 93.25% फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब भी 6.75% बॉर्डर ऐसा है जहां फेंसिंग नहीं हो पाई है। यह ओपन बॉर्डर करीब 154 किलोमीटर का है। मतलब पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा का इतना बड़ा हिस्सा आज भी बिना किसी तारबंदी के खुला हुआ है। हालांकि सरकार का कहना है कि इस 154 किलोमीटर के एरिया में भी जल्द ही फेंसिंग पूरी कर दी जाएगी। अब बात करते हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर की। यहाँ हालत और भी चिंताजनक है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अभी तक सिर्फ 79% हिस्से में ही फेंसिंग हो पाई है। बाकी का 21% बॉर्डर आज भी अनफेंस्ड है। मतलब बांग्लादेश के साथ करीब 856 किलोमीटर का बॉर्डर अब भी पूरी तरह से खुला हुआ है। और अगर भारत म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो यहाँ हालत और भी ज्यादा खराब है। भारत और म्यांमार करीब 1643 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से सिर्फ 9 किलोमीटर बॉर्डर पर ही फेंसिंग की गई है। सोचिए, भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक भारत किसी एक भी पड़ोसी देश के साथ 100% बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पाया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले 11-12 सालों से बीजेपी की सरकार देश में है, जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और अभी तक फेंसिंग कंप्लीट नहीं करा पाई है। अगली अपडेट बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने भारत में मौजूद
बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया है। भारत ने यह कड़ा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बांग्लादेश में स्थित इंडियन हाई कमिश्नर और डिप्लोमेटिक स्टाफ को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। भारत ने साफ शब्दों में बांग्लादेश से कहा है कि इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही भारत सरकार ने बांग्लादेश में मौजूद इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स को बंद करने का आदेश भी दे दिया है। वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स बंद होने का सीधा मतलब है अब बांग्लादेश के नागरिक भारत का वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे और लीगल तरीके से भारत में एंट्री भी नहीं ले सकेंगे। यह फैसला भारत ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को समन करने के ठीक बाद लिया। अब भारत आगे क्या करता है, क्या भारत अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुलाता है या नहीं, इस पर फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में उस्मान हादी नाम के एक स्टूडेंट लीडर पर अननोन गनमैन ने हमला किया था। इस हमले के बाद बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने उल्टा भारत पर आरोप लगा दिया। बांग्लादेश ने दावा किया कि हमलावर भारत की सीमा में घुस गए हैं और भारत उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंपे। इसके बाद से बांग्लादेश के अंदर इस पूरे मामले पर जबरदस्त पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जो स्टूडेंट लीडर्स आने वाले चुनाव में खड़े हो रहे हैं वे इस हमले के लिए भारत को दोषी ठहराते हुए खुलेआम भारत विरोधी बयान देने लगे हैं। अब सबसे गंभीर बयान रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के स्टूडेंट लीडर हसनत अब्दुल्ला ने एक पब्लिक रैली में भारत को खुली धमकी दे दी है। हसनत अब्दुल्ला ने कहा है, बांग्लादेश अब भारत के दुश्मनों को अपने देश में पनाह देगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं बांग्लादेश उन्हें सपोर्ट करेगा। यहाँ तक कि उसने यह तक भी कह दिया कि बांग्लादेश भारत की 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत से अलग कर देगा। उसने भारत को चेतावनी देते हुए कहा, अगर भारत ने बांग्लादेश के दुश्मनों या ऐसे लोगों को शरण दी जो बांग्लादेश की संप्रभुता और ह्यूमन राइट्स का सम्मान नहीं करते तो बांग्लादेश जवाबी कार्रवाई करेगा। उसका कहना है कि अगर बांग्लादेश डिस्टेबल हुआ तो उसकी आग भारत के अंदर तक पहुंचेगी। यह बयान देने वाला हसनत अब्दुल्ला बांग्लादेश के बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीडर्स में से एक रहा है जो शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में शामिल था। इसी ने बाकी स्टूडेंट लीडर्स के साथ मिलकर नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है और माना जा रहा है कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात है कि अभी यह स्टूडेंट लीडर चुनाव भी नहीं जीता है लेकिन भारत को खुलेआम टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। सोचिए, अगर यही लोग चुनाव जीतकर सरकार में आ गए तो आगे क्या क्या होगा। उधर उस्मान हादी को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेज दिया गया है, मतलब फंडिंग की कोई कमी नहीं है। वीडियो में जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो विजय दिवस के दिन के हैं जब भारत और बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान की हार को याद कर रहे थे। उसी दिन बांग्लादेश के कुछ स्टूडेंट लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रैली निकाली, पोस्टर्स जलाए और भारत विरोधी नारे लगाए। इन तस्वीरों को देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है, यही वो बांग्लादेश है जिसे आजाद कराने के लिए भारत ने 1971 में अपने हजारों जवानों की कुर्बानी दी थी। हमारे सैनिक शहीद हुए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को भी भारी नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और आज बदले में इतिहास को भुलाकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है।